नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ डॉली भसीन। दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं ऋषिकुल योगपीठ के लाइव पेज पर। ऋषिकुल योगपीठ द्वारा चलाई जा रही नेशनल वेबिनार 30 का आज, जैसा कि आप जानते हैं, 24वां सत्र है, जो कि ऑनलाइन माध्यम द्वारा ऋषिकुल योगपीठ के अध्यक्ष डॉक्टर DN शुक्ला जी द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम जिसमें देश विदेश से योग विशेषज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सक नित नई जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे दर्शकों को नए नए ज्ञान देकर लाभान्वित करते हैं। तो दर्शकों, इसमें आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे पेज के लिंक को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ ही हम ईश्वर की वंदना कर लेते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, गर्दन, कमर, पीठ बिल्कुल सीधी कर लेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण और फिर गुरु वंदना करेंगे। सांस भरते हुए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। इसी के साथ ही परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हम अपने सत्र की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ जो हमारे नए आज वक्ता जुड़े हैं नए विषय के साथ, उनका मैं परिचय आप सभी से करवा देती हूँ। आज हमारे बीच में हमारी मुख्य वक्ता राजधानी बेंगलोर कर्नाटका से डॉक्टर जयश्री पटनायक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि एक योग विशेषज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं, जो कि अपने विषय में महाविद्वान हैं। आज इनके ज्ञान से हम रूबरू होने जा रहे हैं और आज का विषय प्राकृतिक चिकित्सा का क्या महत्व है, इसके बारे में वो बताएंगे हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ ही मैं डॉक्टर DN शुक्ला जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आगे की रूपरेखा से अवगत कराएं हमारे दर्शकों को। धन्यवाद। धन्यवाद डॉली मैम आपका और यहाँ वेबिनार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का हम तहे दिल से नंदन अभिनंदन व स्वागत करते हैं। साथ ही आज के जो मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता प्रवक्ता डॉक्टर जयश्री पटनायक जी, जो गार्डन सिटी प्रकृति की जो राजधानी है हमारे भारत देश की, बेंगलोर, वहां से आज उपस्थित हुई हैं। ये हमारे आज ऋषिकुल योगपीठ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे इस वेबिनार आयोजन में सत्र के अनुसार निरंतर दूरी बढ़ती जा रही है वक्ताओं की, यानी कि ये समझ लीजिए कि जो भी अभी तक वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित बेंगलोर कर्नाटका से हमारी जो वक्ता मुख्य अतिथि जी उपस्थित हो गई हैं कार्यक्रम में। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही मैं ज्यादा समय न लेते हुए चाहूंगा कि डॉक्टर भगवान दास जी आए और डॉक्टर मैम का स्वागत अभिनंदन करें और कार्यक्रम शुभारंभ करने के लिए जो है अनुपम जी, आप भी अपना
परिचय देते हुए डॉक्टर साहब का अभिवादन करें और साथ कार्यक्रम का संचालन कराएं। धन्यवाद। ओम नमस्कार। ऋषिकुल पीठ में जय श्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से डॉक्टर जय पट्टायक जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने वक्त निकालकर इस सत्र में समय देने की कृपा की है। इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अनुपम जी को कहूंगा कि उनका जल्द से जल्द धन्यवाद दें और वेबिनार आरंभ करें। अनुपम जी। प्रणाम मैडम, मैं अनुपम कुमार ऋषिकुल योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं आपका आज के सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब जयश्री पटनायक जी, कार्यक्रम स्टार्ट करें। जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम और हरिओम। जो भी हमारे दर्शक बंधु जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बात तो ये कि इतने दूर से ये जो लॉकडाउन की वजह से या फिर कोई भी ऑनलाइन जो ये कॉन्फ्रेंस या फिर वेबिनार का जो आयोजन हुआ है, और मुझे कुछ मेरे सीमित ज्ञान में जितना भी अनुभूति के साथ जितना भी नॉलेज मैंने एक्वायर किया है उसको शेयर करने का मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन, मतलब सभी को थैंक यू बोलती हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं और आज का जैसा विषय है प्राकृतिक चिकित्सा की महत्व, पहली तो ये बात है कि अगर हम प्रेजेंट सोसाइटी को देखें, प्रेजेंट कंडीशन को देखें, तो हर कोई लाइक 99% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर इनटू मेडिसिन। मैं मतलब इस चीज को समालोचना नहीं करूंगी चीज को। एक्चुअली ये जो योगा और नेचुरोपैथी का जो स्ट्रीम है, हम लोग कह सकते हैं श्रृंखला है, ये कोई मेडिसिन के अगेंस्ट में नहीं है। चीज ये है कि हम लोग ज्यादातर देखते हैं, जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं या फिर जो लोग ये स्ट्रीम के अंडर है, हम लोग ज्यादातर ये देखते हैं कि जब हम हर कोई चिकित्सा फेल हो जाता है हमारे ऊपर, तभी लौट के आते हैं योगा पे, तभी लौट के आते हैं नेचुरोपैथी पे, जब और टाइम नहीं रहता, मतलब हर कोई हाथ उठा देता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तब हम रिटर्न करके आते हैं योगा और नेचुरोपैथी पे, और यहाँ पे अनुभूति भी होती है। ये चीज अगर शुरू से करें तो कितना अच्छा होता। तो यही बात है कि योगा और नेचुरोपैथी जो है, मेरा एक ऐसा विजन है कि मेरा देखने का नजरिया ऐसा है कि इसको एक कैप्सूल की तरह ना दिया जाए। मतलब ये कैप्सूल नहीं है। नॉर्मली हम लोग जब ओबेसिटी में ये होते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, या फिर डायबिटीज हो गया या फिर पीसीओडी हो गया लड़कियों में, महिलाओं में, तो तब सोचते हैं मुझे कुछ योगा प्रैक्टिसेस बोल दीजिए ताकि मुझे ये क्योर हो जाए। पर मैं एक चीज बोलूं, चरक संहिता का चरक सूत्र एक, वहां पर बोला जाता है कि पार्थिवम शरीरम, मतलब शरीर का जो मुख्य भाग है वो पृथ्वी तत्व है, हम इसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। योगा में एक बहुत अच्छा चीज पंचकोश बोल के है, आपको पता होगा वो चीज। पंचकोश में हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम अन्नमय कोश टू मनोमय कोश, देन प्राणमय कोश, देन आनंदमय कोश, ऐसे हम लोग ट्रैवल करते जाते हैं। तो ये जो ग्रॉस बॉडी है, इसका अगर हम लोग चरक संहिता में देखें तो वहां पर बोलते हैं कि शरीर आत्मा मनः संयोग आयु, मतलब इसको बोला जाता है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का संयोग से आयु बढ़ता है। योगा में अगर उसको देखें, जो रूट वर्ड है युज, जिसका मतलब ही है युक्त होना, और वहां पर ये बोला जाता है द अलाइनमेंट ऑफ फिजिकल बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो एक चीज मैं यहाँ पर कहूं कि हमारा जो सारे माने प्रकृति के अंडर जो भी थेरापीज है, जो भी ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद हो गए, ये हो गया, योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, ये सारी चीज एक ही बात बोलते हैं, और उनका ट्रीटमेंट करने का तरीका भी एक है। इनफैक्ट मैं बोलूं, अगर हम लोग एलोपैथी को देखें, होम्योपैथी को देखें, तो उनका इंटेंशन भी सही है कि शरीर से रोग जाए, पर
एक चीज हमें उससे पहले, जब हम लोग शरीर की स्वस्थता की बात बोलते हैं, एक चीज हमें समझना होगा कि बॉडी काम कैसे करता है, फिजिकल बॉडी हमारा काम कैसे करता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसको अगर समझना चाहें, इसमें बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो सीएनएस और एएनएस के अंडर आ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स आ जाते हैं जो प्रॉपरली एक्टिव होने से, जिनके काम करने के तरीके से हमारा हर एक बॉडी पार्ट काम करता है, चाहे वो आंख हो, कान हो, मुख हो, श्वास करने मतलब श्वास प्रश्वास लेने का तरीका हो, मेरा लंग्स हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, whatever be the body part or body organ, internal organs, they are actively working with the help of receptors. तो जब receptors properly काम ना कर पाए तब क्या होता है, वो organ से messages जाकर brain तक नहीं पहुंचता, और वो जब नहीं पहुंचता प्रॉपरली, ट्रैवलिंग एरिया है या फिर वो जो पीरियड है वो अगर अच्छे से काम ना करे, सही ढंग से काम ना करे, या फिर वो जो ट्रैवल करने का पाथ है वो ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तब क्या होता है, हमारा बॉडी का जो फंक्शनल ये रहता है, एक्टिविटीज रहता है, बायोलॉजिकल सिस्टम रहता है, वो गड़बड़ होना शुरू होता है, इम्बैलेंस से होना शुरू होता है, जहां पर एक लेवल पे ज्यादा हार्मोन प्रोडक्शन होना था वहां पर कम हार्मोन प्रोडक्शन होते हैं, जहां पर कम होना था वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होते हैं। तो देयर बिकम ए कंफ्यूजन इन बिटवीन द रिसेप्टर्स एंड इंटरनल बॉडी एक्टिविटीज। आई थिंक इसका म्यूट है, तो म्यूट कर जी जी, म्यूट कर लें अपना माइक, माइक म्यूट कर लें भगवान दास जी। तो यही बात है। तो एक चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं, वो क्या होता है ना, दे एक्ट एज एगोनिस्ट एंड फ्यू मेडिसिन एक्ट एज एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट का क्या मतलब क्या होता है कि रिसेप्टर को एक्टिव कर देना, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है रिसेप्टर को सप्रेस कर देना। मतलब ये एक ऐसा हम लोग पुश देते हैं बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स पे, जो मेडिसिन खाए उससे क्या हुआ, वो रिसेप्टर को उसने पुश दिया ताकि तुम काम करो, ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, और वो रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है। और जहां पर एंटागोनिस्ट का काम होना चाहिए, सप्रेस होने का काम होना चाहिए, वहां पर मेडिसिन क्या करता है, वो सप्रेस करता है, मतलब वो हाइपर एक्टिव है, वो रिसेप्टर्स हाइपर एक्टिव है, वो उसको खींच लेता है पीछे, काम करने के लिए छोड़ता नहीं है। ऐसे करके हमें लगता है कि वी आर फिट नाउ, पर आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वो रिसेप्टर्स मैकेनिकल हो जाते हैं, मतलब उनका खुद का जो सेंस करने का जो ये रहता है वो नहीं रहता, वो एक्टिव नहीं रहता। दे बिकम मैनुअली कोऑर्डिनेटेड और दे बिकम मैनुअली एक्टिवेटेड, कि उनको लगे रहता है कि मुझे मेडिसिन आएगा, कुछ आएगा बाहर से केमिकल, तो वो मुझे पुश देगा तभी मैं एक्टिव होऊंगा। तो ये करते चलते चलते इन ए लॉन्ग टर्म वी कैन सी विदाउट मेडिसिन वी कांट सस्टेन, हम लोग अपना जो दैनिक जीवन है उसको निर्वाह नहीं कर पाते। तो वो क्या करता है ना, पूरा आप एक सर्कल देख, मतलब आप एक विजुअलाइजेशन हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वेव्स है या फिर वाइब्रेशन है बॉडी का, या फिर जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें गड़बड़ी आ जाती है पूरा, क्योंकि जो काम करने के लिए चाहता है उसको काम करने नहीं दिया जाता, और जो नहीं चाहता है उसको पुश किया जाता है। तो रिसेप्टर्स बिकम वीक, उनका जो काम करने का क्षमता है वो धीरे 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 कम होने लगता है। ये है सिंपल मैकेनिज्म। और उसके चलते लॉन्ग टर्म में ये जो पूरा शरीर है, ये रिसेप्टर का जैसे होता है ना हमारा, अगर मुझे मेरे हिसाब से काम नहीं करने दिया गया तो मैं क्या करूंगी, इधर उधर की बातें, इधर उधर की चिंता, या फिर इधर उधर का काम करने लग जाऊंगी। वैसे ही बॉडी में जो अनचाहे एक्टिविटीज है वहां पर होना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडीली डिसीज, या फिर दूसरे, यहाँ पर हेडेक को कम करना चाहा, या फिर यहाँ पर डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहा, वहां पर थायराइड निकल गए, वहां पर कहीं पे पीसीओडी निकल गया। तो ये होता है
डिस्टर्बेंसेस इन आवर फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम। पर और एक डायरेक्शन पे अगर हम लोग इसको देखें, हम योग और नेचुरोपैथी में करते क्या, हम एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स नहीं देते। हम क्या करते हैं, जैसे अभी जो मैंने बोला कि शरीर और आत्मा और मन का तीनों का संयोग ही आयु है। योगा और नेचुरोपैथी में ये तीनों का अलाइनमेंट के लिए कोशिश किया जाता है। शरीर मन का अलाइनमेंट कैसे हो, मन का स्पिरिचुअल लेवल के साथ अलाइनमेंट कैसे हो, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो उसके चलते धीरे धीरे क्या होता है ना, वो जो रिसेप्टर्स, those who have gone out of track, slowly and steadily they spontaneously come back to the track। धीरे धीरे अपना जो क्षमता है, एनर्जी लेवल है, उसको बढ़ाने की वो लोग एफिशिएंट होते हैं। और एक एस्पेक्ट अगर यहाँ पर मैं बोलूँ, दैट विल बी लिटिल बिट स्पिरिचुअल। हम अगर वाइटल एनर्जी के उसको देखने की कोशिश करें, हम जो लिविंग बीइंग है, इसके अंदर एक वाइटल फोर्स जिसको बोला जाता है वाइटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दैट यूज्ड टू फ्लो। और उसका फ्लो जहां पर गड़बड़ हुआ, पर्टिकुलरली उस चक्रा पे या फिर उसी ऑर्गन पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। थ्रू योगा, थ्रू नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, मैं तो उसको ट्रीटमेंट नहीं बोलूंगी, मैं उसको लाइफस्टाइल ही बोलती हूँ। तो थ्रू नेचुरोपैथी लाइफस्टाइल हम लोग क्या करते हैं, वो जो वाइटल एनर्जी है, जैसे कि एक पाइप में पानी जा रहा है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, पानी जा रहा है, कहीं पे कुछ मॉर्बिड मैटर या फिर कहीं पे कुछ ऑब्स्टेकल, जैसे छोटा छोटा चीज अटक गया, तो ऑटोमेटिकली द फ्लो ऑफ द वाटर यूज्ड टू बिकम वेरी स्लो। उसको अगर फ्लो करवाना है तो हम क्या करते हैं, उसका जो खुला हुआ मुंह रहता है उसको दबा देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रेशर होता है वो अपने आप में ही उसको क्लियर करना शुरू करता है। वैसे ही अगर हम लोग योगिक पोस्चर्स को देखें, प्राणायाम की पोस्चर्स देखें, हम एक तरफ से वो जो वाइटल एनर्जी हमारे बॉडी में निरंतर फ्लो करता है, ड्यू टू आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, ड्यू टू आवर नेगेटिव थॉट्स बोल सकते हैं, ड्यू टू आवर लाइक राजसिक तामसिक फूड हैबिट, वो ब्लॉकेज जो हो जाता है, हम उसको योगा के थ्रू, नेचुरोपैथी के थ्रू वो एनर्जी को फ्लो करवाने की कोशिश करते हैं। और हमारे शरीर इतना एफिशिएंट है कि स्पॉन्टानियसली उस चीज को मेंटेन भी कर लेता है, मतलब उस चीज को वो रिट्राइव भी कर लेता है। तो ये हुआ एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्टर कि क्यों हम लोग योगा और नेचुरोपैथी को आए। और एक चीज मैं बोलूं, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, टॉडलर होता है या फिर टीन्स में होता है, तब तक उनको ज्यादा डिसीजेस नहीं आते। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ एज we used to get many kind of different unnamed diseases within us. Why? यहां पर आया, जैसे मैंने बोला कि पंचकोश का रिलेशन, अन्नमय कोश से मनोमय कोश का रिलेशन। चरक संहिता में पढ़ रही थी तो वहां से एक बानी मुझे मिला कि वहां पर बोल रहे हैं कि ये जो शरीर और मन है, शरीर मनोभेदे न रोगाधिष्ठान द्विधा, वायु पित्त कफश्च उक्तः शरीर दोष संग्रह, मानस पुनरुद्दिष्टो रज च तम च एव। मतलब ये शरीर का जो रोग है वो तो वात पित्त कफ से आता है, ये तो बहुत बार आलोचना भी यहाँ पर हो चुका है। मन का जो रोग है वो राजसिक और तामसिक इमोशन से आता है। अब राजसिक तामसिक इमोशन कैसे आए, उसको कैसे समझे? बहुत सिंपल सी चीज है, जब हम एजिटेटेड होते हैं, जब हम लोग एक्साइटेड होते हैं ड्यू टू एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, दैट विल कम अंडर राजसिक। ये इजीली हम लोग मार्क कर सकते हैं। जब हम लोग काम, मैं अभी अगर काम एंड स्टेडी मेंटल स्टेट में हूं, आई कैन सेंस माय ब्रीथ, इट्स वेरी स्टेबल। अगर थोड़ा सा भी मुझ में एक्साइटमेंट आया, कोई भी थॉट को लेके, कोई भी चिंता को लेके, कोई भी एक्टिविटीज को लेके, सडनली आई कैन फील द ब्रेथ विल लाइक इट विल मूव इन ए रैपिड मूवमेंट। तो वो जब श्वास प्रश्वास का जब मूवमेंट बहुत ही रैपिड हो जाता है, बहुत ही फास्टर हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली इट विल अफेक्ट माय माइंड, और इमीडिएटली आप लोग देखिएगा हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, बॉडी में जो बोलते हैं ना एयर का भी
ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है, मुझे बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये शरीर, मन और प्राण तीनों बहुत ही कोरिलेटेड है। तो ये अगर हम लोग देखें कि हम लोग हमेशा शरीर के पीछे भागते हैं कि मुझे डिसीज हुआ, अभी मुझे ठीक होना है, मेडिसिन चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, पर उसके पीछे कितना बड़ा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो डिपेंड करता है, शायद हम उसको इग्नोर कर देते हैं। पर चरक संहिता में और योगा में भी ये चीज को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसीलिए ही तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हमारे जो अष्टांग योग नियम में है उसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को भी ऐड किया गया है, इंक्लूडिंग प्राणायाम। प्राणायाम इज द ब्रिजिंग फैक्टर ऑफ यम, नियम, आसन अलोंग विथ प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कहीं एक है इंटरनल प्रैक्टिसेस, एक है एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस, उसको जोड़ता है प्राणायाम, तो वो है ब्रिजिंग फैक्टर। और सबसे बड़ी जो एक क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक जो मिसकंसेप्शन है, इसको दूर करना होगा कि योग से सिर्फ रोग जाता है। हाँ सही है, रोग सिर्फ शरीर का रोग नहीं, मन का रोग भी जाता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम जो जैसे ट्रीट करना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट फ्रॉम द मेंटल स्टेट, नॉट फ्रॉम द फिजिकल स्टेट। क्यों? फिजिकल बॉडी में सिर्फ मैनिफेस्टेशन हुए हैं, मेरे जो भी मानसिक अवस्था है। अगर एक चीज देखिए, वी कैन कोरिलेट ऑल दिस थिंग्स वेरी प्रैक्टिकली। घर पे अगर पति पत्नी का ज्यादातर रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस हो, या फिर एक इंसान जब बहुत ही इंट्रोवर्ट हो जाए, अपना मन का अवस्था किसी के साथ शेयर ना कर पाए, तब क्या होता है, आस्थमाटिक कंडीशन आने लगते हैं, लंग्स वीक हो जाते हैं। ये हमारा जो थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड है वो भी इनएक्टिव होने लगते हैं। और जो कि हम अपना एक्सप्रेसिव नेचर छोड़ रहे हैं, मतलब उसको सप्रेस कर रहे हैं, उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली नर्वसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज आके हमें ये कर देता है, एक्वायर कर देता है। तो इससे यही समझा जा सकता है कि मेंटल स्टेट इज वे हाईली कोऑर्डिनेटेड, कनेक्टेड विथ आवर फिजिकल स्टेट। और उसको इसीलिए ही in the form of, in the stream of yoga and naturopathy, we very little treat the physical body, very rarely treat the physical body. Yoga, आसन, मतलब आसन, प्राणायाम, that is a part, क्योंकि simultaneously हमें side by side चलना होता है, but we mostly focus on mind and our lifestyle, sleep cycle. अभी जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है नेचुरोपैथी में कि हम लोग अगर आहार विहार और अपना चलन, मतलब फूड, स्लीप साइकिल और हमारा लाइफस्टाइल, ये तीनों को अगर सुधार दे तो पूरा रोग से हम लोग निरोग हो सकते हैं। हमने ये शायद मतलब सबको पता होगा ये चीज, नेचुरोपैथी का ये सबसे बड़ा मंत्र है। तो ये अगर फूड पे अगर हम लोग आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि राजसिक तामसिक से मानसिक रोग होते हैं, तो ये जो राजसिक और तामसिक है वो फूड के साथ भी कनेक्टेड है। जब हम लोग जैसे बोलते हैं ना, एक हमारा प्रोवर्ब है, जैसे खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, जैसी पीते हैं पानी वैसी होती है वाणी। तो ये एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब ही यही है कि जिस टाइप का आहार हम लोग ग्रहण करते हैं, जो मतलब इंग्रेडिएंट को मैं तो नहीं बोलूंगी, एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स वो फूड कैरी करता है, एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स हमारे अंदर भी आते हैं, और उसके हिसाब से हमारा नेचर, प्रकृति, हमारा व्यवहार भी वैसे होने लगता है। तो जब इमीडिएटली एक इंसान हमारे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका फूड हैबिट, उसका स्लीप साइकिल, रात में कितने टाइम नींद आती है, कितना टाइम नहीं आता है, रात को फ्रीक्वेंटली उनको उठना होता है या नहीं, लाइफस्टाइल में उनका किसके साथ बॉन्डिंग अच्छा है, किसके साथ बॉन्डिंग बहुत खराब है, मानसिक चिंता किस चीज को लेके रहते हैं, ये सारी चीज हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, ताकि हर एक एंगल से एक हेल्दी एनवायरनमेंट एक इंसान को प्रोवाइड किया जा सके। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस योगा इंटरनेशनल योगा डे, मैं सभी को ये चीज बोलना चाहूंगी कि हमारा जो भी प्रैक्टिसेस है, इट शुड नॉट बी लिमिटेड विद इन ओनली फूड,
कि मुझे मोटापा कम करना है तो मुझे डाइटिंग करना होगा, फास्टिंग करना होगा, बाकी जो चल रहा है उसको चलने दे, वैसे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इंस्टेड विल एग्रावेट मोर गैस्ट्राइटिस, विल एग्रावेट मोर वीकनेस, मोर जो बोलते हैं ना स्पाइनल हमारा फ्लूइड रहता है वो भी वीक होने लगेगा। तो इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड कि ओनली डाइटिंग पे चले जाओ, ओनली फास्टिंग पे चले जाओ। रादर वी गिव ए कॉम्बाइंड पैकेज ऑफ एक्सरसाइज, प्राणायाम, उसके साथ भी रहता है हमारा योग निद्रा, जिनको बोला जाता है रेस्टिंग प्रैक्टिसेस, जो डीपर कॉन्शियसनेस जो हमारा रहता है, सबकॉन्शियस माइंड, वहां पर उस लेवल पे जाके एक इंसान को सही करना, रिट्राइव करवाना, तो वहां पर वो चीज दिया जाता है। फिर आती है फूड, जितना हो सके लाइट एंड डाइजेस्टिव फूड, इजी जो बोलते हैं ना सहज सुपाच्य, वो होना चाहिए खाद्य में, उसको वो सात्विक फूड से। तो इस चीज को हम लोग अगर देखें, ये एक ओवरऑल ट्रीटमेंट है एक इंसान को सही करने के लिए। और आज का जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोविड का सिचुएशन चल रहा है, उसमें मोस्टली वी आर डीलिंग विथ, वी आर सफरिंग थ्रू एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इतना आदमी मर रहे हैं या फिर इतना सफरर हो रहे हैं मेरे फैमिली के बाहर के फ्रेंड सर्कल में। तो उसके चलते हमारा नॉर्मली घर पे रहना ज्यादा हो गया है, वी आर नॉट वेरी आउटस्पोकन और वी आर नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट नाउअडेज। तो ये जो फीलिंग्स है, ये जो सप्रेशन ऑफ आवर इमोशंस है, उसको उससे क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली जैसे मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की कि बॉडी का जो भी रिसेप्टर्स हैं वो भी मेंटली धीरे धीरे लो होने लगते हैं, डाउनवर्ड उनका धीरे धीरे उनका जो एक्टिविटीज रहता है वो भी लो होने लगता है। तो इसीलिए ओवरऑल अगर ट्रीटमेंट अगर हमको देखा जाए, अगर हम कोशिश करें, तो वी कैन स्टार्ट द डे विथ ए पॉजिटिव mantra chanting, kind of omkar chanting, or few rounds of Brahmari pranayam I can start with. Then after finishing of all nitya karma, जिसको हम नित्य कर्म बोलते हैं, डेली वर्क बोलते हैं, after that I must go into the practice of meditation. क्यों? मेडिटेशन करने से होता क्या है, मैंने ये जो बोला कि बॉडी एंड माइंड का सिंक्रोनाइजेशन होता है। मेडिटेशन एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसको मैं अपने हिसाब से जिसको सजेस्ट करती हूँ कि मंत्रा चैंटिंग के साथ मेडिटेशन, कोई भी जैसे धारणा, ध्यान, समाधि में हम देखते हैं धारणा एक ऐसी चीज होती है कि कोई एक आइडियल हो, स्पिरिचुअल मास्टर हो, गुरु हो, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे त्राटक हो गया, ओमकार हो गया, उसको देख के हम लोग कुछ टाइम उसको धारणा करते हैं, उसको थर्ड आई में लेके आने की कोशिश करते हैं। उससे दो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। एक तो ये जो आज्ञा चक्र है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होने लगता है, क्योंकि मैनुअल एक प्रेशर देते हैं हम लोग मेडिटेशन में। और एक होता है एक्सटर्नल जो थॉट्स रहता है वहां से हम लोग बचते हैं और ब्रेन को एक जगह पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, वही है धारणा, फोकस करने की कोशिश करना। फिर आती है, जैसे पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि धारणा जब स्पॉन्टेनियस हो जाए तो ऑटोमेटिकली ध्यान होने लगती है। हम बैठे धारणा करने से, वहां से शुरू हुआ मेरा प्रोसीजर, पर चलते चलते स्पॉन्टेनियसली वो ओमकार या फिर मेरे जो गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर है, उनकी बात, उनके विषय में सोचना, उनके बारे में सोचना, उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचना, कोई एक अफर्मेशन हो गया, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं अक्रोधी में, अमानी में, निरलस, ऐसा कोई अफर्मेशन हो गया जिसको लेके मैं चल रही हूँ, चलने की कोशिश कर रही हूँ, वो कैरेक्टर को सोचना, that brings the awareness or that brings the biggest wisdom within me कि मुझे ऐसा कैरेक्टर बनना है। तो ये एक चीज की बात है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि हम कोई नेगेटिविटी को निकालना चाहते हैं, अगर मैं उसी के बारे में बार बार सोचूं कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत डिप्रेशन आ रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मुझे वो चीज भूलना है, अगर ये चीज मैं बार बार सोचूं, nothing, never it will happen, it will gonna happen। परंतु इसके बदले अगर मैं अच्छाइयों के बारे में सोचना शुरू कर दूं, पॉजिटिविटी के बारे में सोचना शुरू कर दूं, जैसे कि यहाँ पर इतना एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इतना एक अच्छा सोच या फिर एक अच्छा स्टेप हो रहा है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, एक अवेयरनेस देने की कोशिश हो रही है,
ऐसे ही कोई ब्रॉडर एस्पेक्ट के हिसाब से अगर मैं सोचना शुरू करूं, धीरे 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 आप देखिएगा हमारा ब्रीदिंग पैटर्न भी काम डाउन होने लगेगा और स्पॉन्टेनियसली माइंड विल बिकम स्टेडी। वही वहां से शुरू होती है हमारा ट्रीटमेंट, और वही हेल्प करेगा। जब मेडिटेशन से उठ के मैं कोई योगा प्रैक्टिस करूंगी, आसन प्राणायाम प्रैक्टिस करूंगी, देन आई विल बी एबल टू फोकस, आई विल बी एबल to become aware on each and every movement of my physical body and mind. Otherwise it will not gonna happen. जैसे हम लोग योगा में समझते हैं कि योगा का मतलब ही है टू ब्रिंग द अवेयरनेस, टू ब्रिंग द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अ माइंड अलोंग विद द बॉडी। जैसे माइंड फ्लो को, बॉडी का फ्लो जैसे हो रहा है, हम लोग बोलते हैं कि आपके अवेयरनेस को, सचेतनता को उसी डायरेक्शन में लेके जाइए, ताकि ये दोनों का अलाइनमेंट प्रॉपर होके रह पाए। वैसे ही वो शुरू होता है सुबह का मेडिटेशन से। तो ये जो इसी के साथ मेडिटेशन खत्म हुआ, फिर एक कुछ टाइम का, जैसे 15-20 मिनट्स का या फिर हाफ एन आवर का एक एक्सरसाइज सेशन अपने लिए प्लान करना, अपने शरीर के हिसाब से। ऐसा नहीं कि यूट्यूब चालू कर दिया तो वो लोग जो कर रहे हैं हम उतना ही करेंगे। योग में हर कोई चीज को हम लोग ऐड करते हैं, इसमें किसी को तनाव दे के खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए क्लास में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपके शरीर के हिसाब से, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ही आप जाओ, चाहे वो 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, टू ब्रिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी विद इन यू, स्टिल यू शुड मूव विथ योर फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो होना चाहिए धीरे 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 धीरे। हर एक मसल, हर एक ये जो प्राणिक फ्लो है हमारे अंदर, वाइटल एनर्जी का जो फ्लो है, वो धीरे धीरे प्रॉपर होने के लिए टाइम लेता है। और वो जब प्रॉपर होना शुरू हो जाता है, देन वी कैन फील वी आर मोर फ्लेक्सिबल नाउ, वी कैन फील द फ्लेक्सिबिलिटी आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम। तो आफ्टर दैट एक्सरसाइज, देन वी शुड गो फॉर ए शवासन, डेफिनेटली एंड मस्ट। क्यों? बॉडी को हमने एग्जैगरेट कर दिया, बॉडी को क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज कर दिया। अब उसको रिलैक्सेशन स्टेट में छोड़ने का टाइम है। क्यों? हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज को, इवन इफ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि कोई रबर को अगर बार बार खींचते रहो वो टूट जाता है, एक कॉमन एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। वैसे ही फिजिकल बॉडी में होता है, अगर हम उसको रिजोनेंस देते रहे तो ऑटोमेटिकली बॉडी का कैपेसिटी अगर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगी प्राणिक फ्लो। वो जो वाइटल एनर्जी है वो किसी और तरफ से वो पुश हो जाएगा, तो हीट होने के बदले अहीट हो जाएगा। तो इसके लिए जितना हो सकता है फिजिकल बॉडी को जितना मैं फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पुश कर पाऊं उतना करूं। उसमें बेसिकली मैं मतलब छोटा सा बोल सकती हूँ कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ वार्म अप एक्सरसाइजेस, देन सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द बिगिनर्स। नॉर्मल थोड़ा सा वार्म अप करके 1-2 राउंड सूर्य नमस्कार, देन वी कैन लीव द फिजिकल एक्सरसाइज स्लोली। देन रिलैक्सेशन, योग निद्रा, अगर छोटा सा योग निद्रा या फिर शवासन हो सके, फिर उसके बाद प्राणायाम सेशन। एक चीज, जैसे कि मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से हूँ, तो हमें ये चीज नॉलेज दिया गया कि एक बार फिजिकल बॉडी को हम एक्सरसाइज कर ले तो जो भी टॉक्सिन्स जहां पे जमा है, यूरिक एसिड हो गया या फिर कहीं पे डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम हो गया, कोई भी टॉक्सिन जहां पे जमा है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, लूजनिंग हो जाती है। फिर उसके बाद जब हम ये देते हैं, प्राणायाम देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी इजी टू एक्सपेल ऑल द टॉक्सिन्स आउट। तो इसीलिए नॉर्मल हम सेशन में प्राणायाम को आसन के बाद ही देते हैं, आफ्टर थोड़ा सा रिलैक्सेशन। तो वो जो प्राणायाम हो गया, मैंने देखा है बहुत से लोग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ यूट्यूब और कोई कहीं पे टीवी से देख लिए तो शुरू कर देते हैं कपालभाति से। कपालभाति मतलब फ्रॉम द फर्स्ट सेशन, फर्स्ट क्लास इटसेल्फ कपालभाति भस्त्रिका। ये समझना होगा कि हम प्राण के साथ खेल रहे हैं, हम वाइटल एनर्जी के साथ खेल रहे हैं। इट्स नॉट ए जोक एट ऑल। कहीं पे इधर उधर हुआ तो ये मतलब
पॉजिटिव करने के बदले बहुत नेगेटिव कर सकता है। इसीलिए एवरी टाइम जब हम योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रीम पे हम लोग एंटर कर रहे हैं, वी शुड गो विथ स्टेडी स्टेप, स्टेडी फुट स्टेप। तो डीप ब्रीदिंग, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द डीप ब्रीदिंग, नॉर्मल जो ब्रीथ रहता है, लेना छोड़ना विथ बोथ द नॉस्ट्रिल्स, देन स्लोली वी कैन ट्रैवल टू अनुलोम विलोम, एंड दैट कैन टेक फ्यू डेज, लाइक 5-7 दिन एक प्रैक्टिस को कर सकते हैं, फिर और एक प्रैक्टिस उसके साथ एड ऑन कर सकते हैं, फिर और एक प्रैक्टिस उसके साथ एड ऑन कर सकते हैं। ऐसे करके चलते जाए तो हमारा जो ट्रैवलिंग पीरियड है वो तनाव युक्त नहीं होगा। तो यही हुआ, थोड़ा सा प्राणायाम भी उसको ऐड की वहां पर। फिर आता है फूड। फूड एक ऐसा चीज है, मतलब इसका बहुत सारे लिंक है, अभी अगर बोलने जाओ तो और एक सेशन हो जाएगा। तो ये एक ऐसा चीज है जो कलर के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसको एलिमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने कहा सात्विक, राजसिक, तामसिक के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर और एक कैटेगरी है सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, उसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फूड इज लाइक हमारा शरीर अन्नमय कोश ही है ना, तो ये अन्न से ही बना है। अन्न मतलब राइस नहीं है, अन्न जात जो भी द्रव्य है वही है अन्न, जिसको हम लोग आहार करते हैं वो सारे कुछ है अन्न। तो उस चीज को लेने का मतलब मुझे समझना है कि मेरा जो बॉडी है वो किस एलिमेंट का है। वात बात प्रोमिनेंट है, कफ प्रोमिनेंट है या पित्त प्रोमिनेंट है, उसके हिसाब से मुझे फूड को खाद्य का चयन करना पड़ेगा। एक बार ये सारी चीज सही ढंग से मेरा पैकेज में आ गया तो उसके साथ और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जल, पानी। हम नेचुरोपैथी में उसको वाटर थेरापी करके देते हैं, पर प्रकृति ने ऑलरेडी इसको दे रखा है, उसके लिए कोई थेरापी की जरूरत नहीं है। बस मुझे जानने की जरूरत है कि मुझे जल को कब लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, दैट्स इट। तो ऑटोमेटिकली वही जल मेरे लिए मेडिसिन के जैसा काम करने लगता है। और उसके बाद भी जैसे बोला जाता है ना, हमारा कर्म बीज, कर्म फल जो संचित होके रहते हैं, मेरा बहुत कुछ मानने के बाद भी मुझे शरीर में, मन में दोष आते हैं, विकृतियां आती है, जिसको हम रोग कहते हैं। तो तब क्या होता है, तब धीरे धीरे हमें कोई स्पेशल या फिर प्रॉपर गाइड के अंडर जाके, जैसे कि हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के अंडर बहुत सारी चीज आ जाते हैं, सन थेरापी, मड थेरापी, वाटर थेरापी, फिर आ जाती है बाथिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे हिप बाथ हो जाता है, स्टीम बाथ हो जाता है, या फिर स्पाइनल बाथ, ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ बाथिंग है। ऑयल मसाज का जो प्रोसीजर है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं, मतलब मेरा बोलने का ये चीज है कि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो जिससे आयु भी वर्धन हो, स्वास्थ्य भी मेंटेन होके रहे, चित्त भी प्रसन्न रहे। मैं जहां पर रहूं, जिन लोगों को लेकर मैं रहती हूँ, रह रही हूँ, उन लोगों को भी एक ऐसा इंस्पिरेशन मिले कि ये इंसान से कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं जैसे मुझे बहुत एक चीज ये लगता है, खराब भी लगता है, हंसी भी आती है। मोस्ट ऑफ द फैमिली फ्रेंड सर्कल्स जब हम लोग बैठते हैं तो ये हो जाता है कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो, ये बोलता है कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो, ये बोलता है मुझ में ना ये प्रॉब्लम्स है, वो बोलते हैं कि मुझ में ना ये सारे प्रॉब्लम्स से कभी जाता ही नहीं है। तो हम ज्यादातर दुख को लेकर, अवसाद को लेकर आलोचना करते हैं। अगर वही आलोचना पॉजिटिव हो जाए, वही आलोचना अगर स्पिरिचुअल हो जाए, भक्ति केंद्रित हो जाए, कोई डेवलपमेंट की बात हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये आज का जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं वो मोर देन 50% विल गो अवे। आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन नाउ। तो अगर कोई क्वेश्चंस रहेगा सो वी कैन गो टू द क्वेश्चन, और दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो खैर ऐसा कोई क्वेरी नहीं आया है, और क्वेरी का रिप्लाई भी देने में थोड़ा सा मतलब, क्योंकि फेसबुक लाइव पर हम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उससे दिक्कत होती है। तो मैं क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने के लिए शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ, पहले लिस्ट बना रहा हूँ, तो उनका एक ही सत्र में जो है आगे हम
क्वेश्चन के आंसर देंगे। और बस आज आपका जो सत्र महासत्र रहा, 24वां महासत्र, भगवान दास जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद। अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए मोबाइल से। भगवान दास जी अनम्यूट करिए। जी आई आवाज, आ गई जी, आवाज आ गई जी जी ओके बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर साहब कि अभी मेरे पास उन्होंने लिख के भेजा है कि हम ध्यान करें तो क्यों करें? वही है ना, जैसे हम योगा में समझते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, इसको यहाँ से ही शुरू करते हैं हम लोग। नॉर्मली इसको समझते हैं कि जहां पर मतलब योग करने से चित्त वृत्ति निरोध होता है। यहाँ पर मैं अगर ध्यान की बात रखूं, ध्यान में करते क्या है हम लोग, जैसे कि मैंने बोला कि कोई मेरे आइडियल है, मेरे गुरु है, या फिर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मुझे लाइफ में अचीव करनी है, कोई एक पॉजिटिव ऐसा ब्रॉडर सेंस में कोई ऑब्जेक्ट जिसको मुझे अचीव करना है। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो करते करते हम लोग सेल्फ एनालिसिस उसमें करने लगते हैं, और वहां पर क्या होता है, ब्रेन मतलब एक सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव करने की बात है मेडिटेशन के थ्रू। उससे क्या होता है, जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, खोदने की काम शुरू करते हैं ना, उसमें धीरे धीरे क्या होता है ना, जो ब्रेन के अंदर हर एक चीज का सोल्यूशन मौजूद है, हम बाहर ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है, पर जब हम शांत होते हैं, स्पॉन्टेनियसली उसका आंसर या फिर उसका रिफ्लेक्शन होने लगता है ऊपर। एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकती हूँ। हम जब नॉर्मल काम करते हैं, डे टू डे लाइफ का काम करता है, तो मन बहुत ही चंचल रहता है। उस टाइम वो एक पानी में कुछ मरविड, कुछ आवर्जना मिला दे तो उस टाइप का कंडीशन हो गया मन का। जब उसको कुछ देर तक छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो जो मॉर्बिड मैटर है वो नीचे बैठ जाता है, स्वच्छ पानी जो है, वो जो क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ऊपर आ जाता है। मेडिटेशन वही काम करता है। ब्रेन में जितना भी चंचलता है, जितना भी अननेसेसरी थिंग्स हम लोगों को डिस्टर्ब करता है, वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद, आप, मैंने ऐसा नहीं बोलूंगी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग डे और फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेडिटेशन वी कैन रीच टू दैट पॉइंट। It will take some time. If we'll continue with our dedication, हमारा जो डेडिकेशन निष्ठा है, उसके साथ कोई एक ऑब्जेक्ट लेके या फिर त्राटक हो गया, कुछ भी एक प्रोसीजर से हम लोग शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे। जी जी दादा जी बोलिए। मेरे पास एक साधक है, वो ये कहते हैं मैं तो मजे में हूं, मैं क्यों ध्यान करूं? वही तो ध्यान मतलब, और एक एस्पेक्ट अभी यहाँ पर आ सकता है कि जो मजे में होना या फिर हर एक पल को एंजॉय करना, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन सिर्फ, मैं एक छोटी सी चीज बोलूं, जो बच्चा पढ़ना शुरू नहीं किया है उसको हम लोग पेन पेपर पकड़ा के ए लिखो, बी लिखो, वो प्रैक्टिस करवाते हैं, पर जब वो एक बार हो गया, स्पॉन्टेनियसली दैट किड कैन मेक ए सेंटेंस, Rama is a good boy, he can make the sentence easily। तो वही होता है, ध्यान का प्रैक्टिस हम लोग बैठने से शुरू करते हैं, पर एक बार वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया अंदर में, तो चलते फिरते सोचते हर एक जगह पर हम वही पॉजिटिविटी को देखने लगते हैं, उसी को एंजॉय करने लगते हैं। अगर वो लेवल है वो साधक जी का, तो अल्टीमेटली ही इज इनटू मेडिटेशन। राइट, वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। शुक्ला जी, डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब का आज जो सत्र रहा बहुत ही बेहतरीन सत्र कहेंगे, क्योंकि जो उनका एक अनुभव था, जो ज्ञान उनका अर्जित किया हुआ, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा का, वो आज उनका ज्ञान और अनुभव परोसा गया इस ऋषिकुल योगपीठ वेबिनार के महासत्र में। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करता हूं। और जो आपका प्रश्न था डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं डॉक्टर मैम ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से आपको सेटिस्फाइड किया, और कहीं ना कहीं जो ध्यान करने और ध्यान रखने की बात आती है, वो एक मैच्योर पर्सन के लिए ही आती है।
और मेच्योर पर्सन जो होता है, तो यहाँ पे दो पार्ट एक होते हैं, एक होता है शरीर और एक होती है आत्मा। और जो आत्मा पार्ट है वो आत्मिक ऊर्जा को स्टोर करने के लिए या कह लीजिए ऊर्जा को संग्रहण करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ध्यान की जरूरत होती है। क्योंकि ध्यान जो है चारों तरफ बटा हुआ होता है, उस ध्यान को एक जगह ला करके केंद्रित करके हम उस एनर्जी को सेव कर सकते हैं, जो सोल एनर्जी होती है, जो हमारा एक मानना है। क्योंकि ये थोड़ा सा प्राकृतिक चिकित्सा से हट के टॉपिक है, और आने वाले समय में हो सकता है कि मौका मिलता है, अगर जो तो अवसर मिलता है, तो हम इस सत्र पर बहुत जबरदस्त चर्चा करेंगे और लोगों को बहुत सारी ऐसी अनूठी और अनोखी जानकारी देंगे, जिस जानकारी के तहत लोगों को ऐसा कुछ पता चलेगा जिससे एक्चुअल में जो शरीर और आत्मा का जो ये पार्ट है, जिस पार्ट को लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कैसे समझा जाए। क्योंकि जब तक हम लोग अपने बॉडी को केवल शरीर, आत्मा को भी शरीर ही मानते हैं, इसीलिए हम लोग अपना नामकरण करते हैं और उस नामकरण के बिहाफ पे ही फिजिकली लाइफ हरदम जीते रहते हैं, फिजिकली मेंटेन करते रहते हैं, फिजिकली स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक पार्ट है, उस पार्ट के बारे में और डिटेल में आगे जिक्र किया जाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए डॉक्टर साहब को हम जो है ना एक और बार हम उनकी सेवा लेंगे। और जो हमारा बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में है, उनका बहुत प्रसिद्ध है योग निद्रा। तो मैं डॉक्टर साहब को कहूंगा कि हम आगे आने वाले मेरा जो स्पेसिफिकेशन है, मेरा स्पेसिफिकेशन ही एक्चुअली योग निद्रा है, और मेरा पीएचडी का जो टॉपिक है वो ओम चैंटिंग के ऊपर है। डिप्रेशन को कैसे ठीक किया जाए, उसको लेके मेरा टॉपिक है पीएचडी का। एक पूरा सत्र ऐसा ही रखेंगे और उसका बहुत आनंद लेंगे जी। इस चीज की बड़ी इच्छा है। तो मैं डॉक्टर शुक्ला जी से ये अनुरोध करूंगा कि आने वाले सेशन के अंदर जरूर इस चीज का विशेष थोड़ा सा सत्र में ध्यान रखें, और हम लोग इस चीज का इंतजार करेंगे। अब इससे आगे मैं डॉली जी को कहूंगा कि डॉली जी समय हुआ है, जरा थोड़ा प्रेयर करें और सबको साहब का पहले धन्यवाद करें। हाँ जी। और उसके साथ ओम शांति पाठ कराएं और उसके बाद जो है कार्यक्रम का समापन किया जाए। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद, मुझे यहाँ पर मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर जयश्री पटनायक जी का इसी के साथ ही हम धन्यवाद दिल से देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और उन्होंने हमें और हमारे दर्शकों को जो सिखाया, ये भूलने वाली बात नहीं, अपनाने वाली बात है। ओम का सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। ओम का ध्यान सबसे बड़ा ध्यान है। अगर आपका ध्यान में मन नहीं लगता है तो आप ओम चैंटिंग लगाकर या किसी भी छोटा सा कोई भी संगीत लगाकर आप ध्यान में बैठ सकते हैं, ताकि आपको इधर उधर के विचार ना आके, कोई विचार आपको वो ना करे, तो आप अपने ध्यान में बैठ सकते हैं। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात आज उन्होंने ये बताई कि आप दिन रात सोते उठते बैठते अगर आनंद में हैं तो यही सबसे बड़ा ध्यान है, यही ध्यान। डॉक्टर साहब को तहे दिल से धन्यवाद देंगे, हमारी टीम की तरफ से भी आपको धन्यवाद। और इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का समापन करते हैं और शांति पाठ करेंगे। दोनों आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन पीठ सीधी, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं
शांति रेवी, शांति श्यामा, शांति रेवी, ओम शांति 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 ओम। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। कल इसी समय नए वक्ता के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए विषय के साथ 4 बजे इसी मंच पे फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपका धन्यवाद।